हेलो बच्चों, आज हम गिल्लू का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। स्मरण का अर्थ है याद। लेखिका कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन उनके साथ उनकी थाली में जो थाली में बैठ के खाए, उनकी थाली साथ में बैठकर उनकी थाली से खाए, ऐसा नहीं कोई था। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी गिल्लू अलग था इनमें, और कोई नहीं खाता था लेकिन गिल्लू खाता था। अपवाद का अर्थ है किसी नियम के विरुद्ध। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य का अर्थ है खाने वाली चीज। और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। तभी मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। आहत का अर्थ है घायल। लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर फिर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी उस समय जब लेखिका अस्पताल में थी, तो अगर कोई उनका कमरा खोला जाता और गिल्लू जब देखता कि वहां पे कोई और आया है कमरे में, तो वह उदास होके अपने झूले में चला जाता था। जब उसे काजू सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी जब अस्वस्थता, यानी जब लेखिका बीमार थी, तो गिल्लू उनके सिर के पास बैठकर, सिरहाने तकिए पर बैठकर उनके बालों को सहलाता था। वो ऐसा लगता था जैसे कोई परिचारिका, परिचारिका यानी नर्स, रोगियों को देखभाल करती है ना वहां हॉस्पिटल में, उन्हें परिचारिका कहते हैं। नर्स, परिचारिका, रोगियों को देखभाल करने वाला, वाला या वाली। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती करती रहती, तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। सर्वथा यानी बिल्कुल नया, एकदम नया। सर्वथा का अर्थ है बिल्कुल या एकदम, एकदम नया उपाय। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता। समीप यानी निकट, और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी गिलहरी 2 साल तक ही जिंदा रहती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया।
दिन भर उसने कुछ न खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। अंत की यातना यानी कहते हैं जब इंसान की मृत्यु आती है तो उसे तकलीफ होती है। तो यातना माने पीड़ा, कष्ट, तकलीफ। अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बच्चों याद होगा जब पहले दिन गिल्लू लेखिका को पड़ा मिला था, जब उसको दूध पिलाया जा रहा था तब लेखिका का उसने उंगली पकड़ ली थी। उसी तरह से मरणासन यानी मरने की स्थिति में, मरणासन स्थिति यानी आदमी के मरने की जब स्थिति होती है, जब मरने वाला होता है, तो उस स्थिति में भी उसने लेखिका की वही उंगली फिर से पकड़ी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता यानी गर्माहट, हीटर जला के उसे गर्माहट देने की कोशिश की। प्रयत्न यानी कोशिश करना। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, प्रभात की प्रथम किरण यानी सुबह सूर्य की जो पहली रोशनी होती है, उसके स्पर्श, उसके छूने के साथ, यानी पहली किरण सुबह सुबह जब फर्स्ट जो है सूरज दिखता है, पहली पहली उसकी किरण जो है, सनरेजेस जो धरती पर आती हैं, उसके साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। किसी और जीवन में जागने के लिए अर्थात कि उसने फिर से दोबारा कहीं पे जन्म लिया होगा। हो सकता है वो फिर से गिलहरी बन के आया हो। उसका झूला उतर कर रख दिया गया, सॉरी, उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है। नई पीढ़ी यानी जो नई गिलहरियां, गिलहरियां उस समय जब गिल्लू था उसके साथ साथ उसके साथी भी 2 साल उनके भी हो गए होंगे, तो वो भी अब नहीं बचे होंगे। उसके स्थान पर अब नई गिलहरियां आ गई होंगी। तो नई पीढ़ी यानी नई गिलहरियां, नई जनरेशन, पीढ़ी जनरेशन। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। यानी सोन जूही की कली में हमेशा फूल खिलते रहते हैं। वसंत आता रहने का मतलब हमेशा स्प्रिंग सीजन में सोन जूही खिलता रहता है। सोन जूही की लता के नीचे, लता एक बेल होती है, जैसे आप मनी प्लांट की बेल देखते हैं, उसे लता बोलते हैं। लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। समाधि यानी वहीं पे दफना दिया गया। समाधि का अर्थ है किसी को दफनाने का स्थान। समाधि दी गई है इसलिए भी कि उसे वट लता, वट यानी वृक्ष, लता, उसे उस वृक्ष की लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लघुगात यानी उसका छोटा शरीर, नन्हा शरीर। आपने लघु जीव पीछे देखा था, लघु प्राण और लघुगात एक ही चीज है, नन्हे जीव को कहते हैं। गात यानी शरीर, जिसका शरीर छोटा हो। लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ, पीताभ का अर्थ है पीला, जूही के पीले छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास। यानी लेखिका को लगा, लेखिका ने गिल्लू को जूही की लता के नीचे दफना दिया इसलिए कि उनको लगता लगता था कि किसी दिन जो है जूही के फूल, पीले फूलों की रूप में गिल्लू वहां पे उनको मिलेगा। यानी
गिल्लू जो है फूल बन के खिलेगा। ये लेखिका का विश्वास था। बच्चों, कहानी थोड़ी अंत में थोड़ा सा दुखदाई लगती है, लेकिन जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर से जन्म होता है। तो हमें ये समझना चाहिए गिल्लू को दोबारा फिर से कहीं जन्म हुआ होगा और लेखिका को फिर मिला होगा, है ना। तो आज ये पाठ समाप्त होता है। श्रीमती महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। थोड़ा सा लेखिका के बारे में भी देख लें, क्योंकि शुरू में नहीं पढ़ा था। जीवन परिचय। देखिए, लेखिका की फोटो आपने देखा होगा, देखिए, और भी आपने देखी होगी अपनी पुस्तकों में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। यामा, उन्होंने कोई पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था यामा, उसके लिए उन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ, यानी जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, उनको सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो ज्ञानपीठ दिया जाता है। ज्ञानपीठ प्रदान किया गया, प्रदान यानी दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण और सन 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। यानी अलंकृत करना यानी सजाना। जैसे आप ज्वेलरी पहनते हो, आभूषण पहनते हो, तो आप अपने को आभूषणों से अलंकृत करते हो, उसको कहते हैं आभूषणों से अलंकृत करना। इसी तरह से महादेवी वर्मा को पद्म भूषण उपाधि और पद्म विभूषण उपाधि से अलंकृत किया गया, यानी सजाया गया उस उपाधि से। साहित्य अकादमी की सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली यह प्रथम महिला थी। इस प्रकार महान कवयित्री का निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। अब ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं बच्चों, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। समादरित यानी विशेष आदर देना, अनादरित यानी तिरस्कार करना, किसी को तिरस्कार उपेक्षा करना, अवतीर्ण यानी प्रकट होना, दूरस्थ यानी दूर रहने वाले, मधुर संदेश यानी आनंददायक संदेश, कर्कश यानी कटु। आपने पूछा था ना पिछली बार, कर्कश देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कटु यानी जो कि कान को खराब लगे, कड़वा लगे। कटु माने होता है कड़वा, पर कान में सुनने वाली बात कड़वी नहीं लगती, मतलब बात बुरी लगती है, उसको कड़वा बोल देते हैं। काक पुराण, कौवे का वर्णन, सुलभ आसानी से प्राप्त होने वाला। काकद्वय, दो कौवे। निश्चेष्ट, बिना हिले डुले। उपचार, इलाज, चिकित्सा। आश्वस्त, दिलासा मिलना, विश्वास होना। स्निग्ध, कोमल, मुलायम। झब्बेदार, घने बालों वाली। विस्मित, हैरान, चकित। मन के, मोती। गात, शरीर। मुक्ति, स्वतंत्रता। चुन्नट, सिलवट। आपने पूछा ना चुन्नट क्या होती है, पर्दे में आपने देखा, पर्दे में जो प्लेट्स पड़ी होती हैं तो चुन्नट बोलते हैं। मरणासन्न, मृत्यु के निकट, यानी मृत्यु शैया। शैया होती है चारपाई, शैया का अर्थ होता है चारपाई। तो मरते समय कहाँ रहते हैं, लेटे रहते हैं जिस जगह पे, जिसे मृत्यु शैया कहते हैं, या मृत्यु के निकट। उष्णता, गर्माहट। लघुगात, छोटा जीव। अब बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब आप तीनों वीडियोस को बारी बारी से सुनिएगा, देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपकी बुक में है। बुक आप सामने रखिए और इसको सुनते जाइए और बुक पर आप अपना ध्यान रखिए।
ठीक है, अब इसके साथ जो आपको कुछ काम दिया जाएगा उसको कीजिएगा। आज यहीं पे समाप्त होता है।